हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इक्विटी लॉ से रिलेटेड एज वेल एज टीपीएस रिलेटेड, मतलब इक्विटी लॉ एज वेल एज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लैटिन मैक्सिम जिसका नाम है वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल। जैसे कि ये मैक्सिम है वो हम उसका मतलब समझेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे, इंडियन लॉ समझेंगे, इंग्लैंड में उसकी क्या पोजीशन है वो समझेंगे, एप्लीकेशन इन टीपीए समझेंगे, एप्लीकेशन इन इंडिया समझेंगे और कुछ इलस्ट्रेशन से उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो देखिए। और इससे पहले 40 वीडियोस आ चुकी हैं तो वो भी देखते रहिएगा। और कुछ भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इक्विटी लॉ से। अब इक्विटी लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इक्विटी का तो मतलब पता ही होना चाहिए। अब इक्विटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इक्विटी को हिंदी में कहते हैं साम्या का सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी जो है, इक्विटी का क्या मतलब होता है? कहीं पर भी अगर जस्टिस होगा, कहीं पर भी अगर करेक्टनेस होगी, फेयरनेस होगी, उसी को कहेंगे हम इक्विटी। अब जानते हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सब कुछ इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका मतलब समझना चाहिए। अब मतलब जैसे मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया कि इक्विटी का मतलब होता है जहाँ पर भी जस्टिस होगा, जहाँ पर भी रीजनेबलनेस होगी, फेयरनेस होगी, करेक्टनेस होगी, वहाँ पर इक्विटी प्रिवेल करेगा, वहाँ पर इक्विटी अपने आप ही आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई भी पर्सन होता है, जब उसकी डेथ होती है या डेथ होने वाली होती है तो वो एक विल बनाता है। तो वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो एस्टेट है, वो हमेशा उसी पर्सन को मिले जिसे मैं चाहता हूँ देना। तो वो वेस्ट कर देता है अपना इंटरेस्ट, जो है वो दूसरे पर्सन में वेस्ट कर देता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, लीगल ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को कहते हैं हम इक्विटेबल राइट। अब हम इसका लीगल मीनिंग समझते हैं। लीगल मीनिंग इसी को कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में है। इंटरेस्ट तो वो मेरा था, लेकिन वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में है और वो हम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं क्योंकि हम उसे ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा फ्रेंड है, या फिर हमारी डेथ होने के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई हमेशा ओनर ज़रूर होना चाहिए, प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं हो सकती। तो इससे अच्छा है कि जब हम विल करें तो हम ही अपने मन मर्जी के हिसाब से उसे ट्रांसफ़र कर दें अपने इंटरेस्टेड पर्सन को। तो इसी को कहते हैं इक्विटेबल इंटरेस्ट लीगल लैंग्वेज में। अब इक्विटी जो है वो हमेशा इक्वालिटी पे वर्क करती है, कभी भी वो इम्पार्शियल नहीं होती और हमेशा वो कभी भी लॉ की कॉन्ट्रेरी में नहीं होगी। मतलब जो लीगल प्रिंसिपल है उसी के साथ साथ चलेगी, उसी को कॉम्प्लीमेंट करती रहेगी, कभी भी उसे अपोज नहीं करेगी। अब इसका समझते हैं। जैसे लॉ होता है, लॉ इस वीडियो में, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ या फिर इक्विटी लॉ। अब कोडिफाइड लॉ जैसे कि जो हमारे कोडिफाइड लॉ हैं, जैसे स्टैट्यूट्स या लेजिस्लेशन ने जो पार्लियामेंट जो इनैक्ट किया है। अनकोडिफाइड लॉ जो कॉमन लॉ था, सबसे पहले कॉमन लॉ ही था जो अनकोडिफाइड था, उसके बाद लाने की ज़रूरत पड़ी हमें स्टैट्यूटरी लॉज जो पार्लियामेंट इनैक्ट करती है या लेजिस्लेट करती है। उसके बाद इक्विटी लॉज आए जो चांसरी कोर्ट ने इवैल्यूएट किए, जो चांसरी कोर्ट ने लाए अपने पास। अब ये किस पर वर्क करते हैं, इसका बेसिक रैशनल क्या है? बेसिकली ये ना तो कस्टमरी लॉ होते हैं, ना ये स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं। ये बेसिकली इंस्टिंक्ट पे वर्क करते हैं, रीजनेबलनेस पर वर्क करते हैं। जहाँ पर भी जस्टिस होगा वहाँ पर ये वर्क करेंगे, रियल जस्टिस प्रदान करने के लिए, रियल जस्टिस देने के लिए इक्विटी कम्स इनटू फोर्स। अब ये चांसरी कोर्ट ने डेवलप किए और ये कैसे आते हैं? कलेक्टिव गैदरिंग ऑफ द जनरलिटी ऑफ द पीपल, जैसा कि लोग चाहते हैं, जैसा कि कलेक्टिव कॉमननेस चाहती है, सब लोग चाहते हैं और सबके इंटरेस्ट में वो प्रिवेल होना चाहिए। इसी का मतलब होता है इक्विटी, और हमेशा इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इसके बाद हम समझते हैं इसका पोजीशन इंग्लैंड में क्या था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कॉमन लॉ जो थे वो
ना तो इसे रिकॉग्नाइज़ किया, इक्विटी को उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, ना उसे प्रोटेक्ट करा क्योंकि वो केपेबल ही नहीं थे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ना उन्होंने कोई रिलीफ देने की कोशिश की। इसीलिए इक्विटी को इंटरवीन करना पड़ा। अब इक्विटी को इंटरवीन करना पड़ा तो इसने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सुलझा दी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब इस क्यों आया आखिर इक्विटी ने आकर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया उन लोगों का जिनके साथ जस्टिस होने लगा। इसके अलावा जस्टिस प्रदान किया, जैसे बताया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगा, जस्टिस होने लगा, हरासमेंट और एट्रॉसिटीज़ स्टॉप होने लगी, अत्याचार बंद होने लगे। इसके अलावा हम समझते हैं कि नीड, अब इक्विटी की नीड क्या है। बेसिकली इक्विटी इंटरवीन की थी जिससे कॉमन लॉ के जो डिफेक्ट्स हैं, जो अनकोडिफाइड लॉ था कॉमन लॉ, उसको डिफेक्ट्स को रिमूव कर सके, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सके, इसीलिए इक्विटी ने इंटरवीन किया। तो यही हमारा फर्स्ट नीड है, यही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा उसने प्रदान किया हमें रिलीफ देने की कोशिश की। जो भी मुश्किल प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर रिलीफ नहीं था, वहाँ पर इक्विटी ने एक्ट किया, इक्विटी ने इंटरवीन किया और रिलीफ हमें देने की कोशिश की। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जहाँ पर प्रोसीजरल लॉ जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, अपने आप में बहुत टेक्निकल थे, वहाँ पर इक्विटी ने आकर उसे ईजी करने की कोशिश की। तो ये हमने समझा कुछ लिटरल मीनिंग। इसके अलावा इंग्लैंड में इसकी क्या पोजीशन थी, जनरल मीनिंग हमने समझा। इसके अलावा हमने समझा इसका ऑब्जेक्ट और नीड। होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम समझते हैं लीगल राइट और इक्विटेबल राइट। अब हम दो वर्ड्स तो हम पढ़ रहे हैं, लीगल राइट क्या होता है और इक्विटेबल राइट क्या होता है, लेकिन इसका मतलब भी तो समझना चाहिए। अब लीगल राइट जो होता है, जैसा कि सबको पता है, लीगल राइट मतलब जो स्टैट्यूटरी लॉज में लिखा होता है। अब लीगल राइट हमेशा इक्विटी पर प्रिवेल करेगा, ये हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए। लीगल राइट विल ऑलवेज प्रिवेल ऑन द इक्विटेबल राइट। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस होता है, लीगल राइट में कभी भी मोरालिटी पे वर्क नहीं करता, कभी भी कॉन्शियसनेस पे वर्क नहीं करता, रीजनेबलनेस पे वर्क नहीं करता। हमेशा ये स्ट्रिक्ट सेंसों पे वर्क करता है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। जो जैसा दिखाया गया है, जैसा रूल है, वैसे ही उसी पर वर्क करेगा। इसके अलावा राइट ऑफ मैरिड वुमेन, अगर प्रॉपर्टी में मैरिड वुमेन के कोई राइट्स हैं वो यहाँ पर लिमिटेड हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ राइट्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जो इक्विटी में पॉसिबल है। इसके अलावा हम समझते हैं कि प्रिंसिपल, अब क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे जहाँ पे इक्विटी वर्क करेगा। इक्विटी हमेशा लॉ के बाद आएगा, मतलब लॉ पहले आएगा और इक्विटी बाद में आएगा। इसके अलावा लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा, तो लॉ हमेशा, जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा, उसी के बाद फॉलो करेगी इक्विटी। और अगर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी में दो राइट हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रिवेल करे, पहले तो लॉ ही प्रिवेल करेगा। और अगर फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है तो फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल, जो भी पहले आया है वो प्रिवेल करेगा। इसके अलावा इक्विटी कभी भी कॉन्ट्ररी नहीं वर्क करती लॉ के, कभी वो अपोज नहीं करती, कभी वो वायलेट नहीं करती, हमेशा वो इन कंसोनेंस वर्क करती है, मतलब हमेशा वो बाइंडिंग इफ़ेक्ट रखती है लॉ के साथ, और हमेशा वो सप्लीमेंट करेगी लॉ को, कभी भी वो कॉन्ट्रोवर्ट नहीं करेगी, हमेशा उसी के साथ साथ चलती रहेगी। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जो इक्विटी है वो तो है बहू, और जो कॉमन लॉ है वो है सास, तो हमेशा सास का कहना मानेगी इक्विटी, उसी के जैसा उस सास ने बोला वैसा करती रहेगी। इसके बाद हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है, उसमें ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। अब ए जो है उसके पास लीगल राइट है, लेकिन बी के पास इक्विटेबल राइट है। तो जैसा मैंने अभी तक आपको मैक्सिमम समझाया, कुछ भी समझाने की कोशिश की थोड़ा बहुत, अगर आपको समझ आया हो तो कौन सा प्रिवेल करेगा बताइए, कौन सा प्रिवेल करेगा? लीगल राइट, लॉ ही हमेशा प्रिवेल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ प्रिवेल करेगा तो इक्विटी पीछे हट जाएगा, इक्विटी उसे फॉलो करता रहेगा। यही बताया गया इस वाले इलस्ट्रेशन में। और ये एक बना जजमेंट जिसका नाम था थॉर्नहाइक वर्सेस हंट। इसमें बेसिक यही कहा गया था कि इक्विटी हमेशा फॉलो करेगा लॉ, और कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा, कभी भी उसे कॉन्ट्रोवर्ट नहीं करेगा, वायलेट नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा। इसके अलावा हम एप्लीकेशन इसकी जान लेते हैं। टीपीए में इसका एप्लीकेशन कैसे है, मतलब इंडियन लॉ में क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है? हाँ है।
अब हम कहाँ देखते हैं इसे, सेक्शन 40 ऑफ टीपीए। जैसा कि आप सब जानते हैं सेक्शन 40 ऑफ टीपीए में बताया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स एक पर्सन है, उसने वाई को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, राइट। एक्स एक पर्सन है, उसने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी। उसी टाइम जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा था, उसने एक्स ने जेड को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब उसने चीटिंग की, जब वो वाई को दे रहा है तो वो जेड को क्यों दे रहा है वही प्रॉपर्टी? ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो सेम टाइम दोनों की नॉलेज में हो, लेकिन उसने थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश की। तो अब वाई के पास क्या रेमेडी बनती है? अब लॉ ऑफ इक्विटी के हिसाब से वाई के पास रेमेडी बनती है कि वो एक्स से भी इन्फोर्स करवा सकता है और जेड से भी इन्फोर्स करवा सकता है। दोनों से ही उसके पास राइट है कि वो दोनों से ही अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसके पास नोटिस भी था और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चल रहा था। उसको बताना चाहिए था कि मैंने पहले वाई को दे रखी है और आपको ये नोटिस आपकी नॉलेज में है या नहीं, ये बताना चाहिए था, ये पूरा क्लियर करना चाहिए था। इसलिए अब वाई जो है वो दोनों से इन्फोर्स करवा सकता है। यही कहता है सेक्शन 40 ऑफ टीपीए। यहीं पर इक्विटी का मैक्सिमम अप्लाई होता है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि पर्सन इंटाइटल टू द बेनिफिट, मतलब वाई जो है वो इंटाइटल्ड था उस बेनिफिट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, और उसमें ओनरशिप की बात की गई, प्रॉपर्टी में ओनरशिप भी उसे मिल रही थी। उसे नोटिस दिया गया, जेड को जो है वो नोटिस दिया गया और इन्फोर्स करवा सकता है वाई। अब वाई जो है वो इन्फोर्स करवा सकता है या तो एक्स से या फिर जेड से। तो इसमें बस यही कहा गया कि दोनों वाई जो है वो सेम एक्सटेंट पर इन्फोर्स करवा सकता है या तो एक्स से या फिर जेड से। आप किसी को अनजस्ट एनरिच नहीं कर सकते, मतलब जिसको भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप उसी को कीजिए, आप उसका चीटिंग ना करिए, रीज़नेबलनेस रखिए। अगर आप उसको एनरिच करेंगे, अनजस्ट एनरिचमेंट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आप किसी का एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आप एडवांटेज लेंगे तो आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा और इक्विटी इंटरवीन करेगी और आपको फिर उसी के हिसाब से डील करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 78 ऑफ टीपीए। इसमें बेसिकली कहा गया है कि अगर किसी ने फ्रॉड, मतलब धोखा या मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर ग्रॉस निगलेक्ट किया है और दूसरे पर्सन ने जो है वो अपना एक्ट कर लिया है, मतलब किसी को मनी दे दिया है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मान लो किसी पर्सन ने, किसी एक मॉर्टगेजी ने किसी थर्ड पर्सन को धोखे से कुछ पैसा दिया है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे पता नहीं था। अब हमेशा प्रायर मॉर्टगेजी, मतलब जो पहले वाला पर्सन था, उसका इंटरेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा और जो आगे वाले पर्सन का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई धोखा नहीं किया था। इसके अलावा हमारे पास एक केस है एस अरुणाचलम वर्सेस एस अरुणाचलम अंसारी वर्सेस एस अंसारी। इसमें बेसिकली यही कहा गया था कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है या किसी ने मिसरिप्रेजेंट किया है और दूसरे पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो आप उसकी प्ली नहीं ले सकते। आपका राइट हमेशा कर्टेल हो जाएगा, सब्सिक्वेंट हो जाएगा। हमेशा दूसरे पर्सन का, जिसने ढंग से बिहेव किया है, जिसने ढंग से एक्ट किया है, उसी का राइट प्रिवेल होगा, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जबकि जनरल रूल ये होता है कि प्रायर मॉर्टगेजी का ही अधिकार होता है, प्रायर मॉर्टगेजी को ही पहले लिया जाता है, उसको ही पहले दिया जाता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और केस है सनाउद्दीन वर्सेस सनाउल्लाह। इसमें बेसिकली कहा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। जैसे आप सब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बेसिकली होता है कि अगर हम कहीं पर बैठे हैं, एग्जाम्पल है ये, हम कहीं पर बैठे हैं और किसी ने हमारी पोजीशन को जानकर, जैसे किसी ने सोचा कि हम मालिक हैं और उसने ये जानकर थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बाद में हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं थे, हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते अपनी पोजीशन से। हमेशा हम लायबल होंगे क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, हमें बताना था, हम चुप रहे, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाएगा और हमें प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने धोखा करने की कोशिश की। इसके अलावा हम समझते हैं कि इक्विटी का मैक्सिम जो है, ये वाला मैक्सिम वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, अब ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमेशा
रीज़नेबलनेस में होना चाहिए, जहाँ पे सही काम हुआ है वहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वायलेट करता है लॉ को तो ये प्रिवेल नहीं करेगा, ऑब्वियसली सबको पता है। इसके अलावा जहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में नहीं है, कुछ भी लिखित में नहीं है, तो इक्विटी नहीं प्रिवेल करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा ज़रूरी है कि आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो, तभी तो आप इन्फोर्स करवा पाएंगे उसे। इसके अलावा टाइम बार डेप्ट, कोई भी अगर लिमिटेशन से ही बाहर हो गया है, आउट ऑफ लिमिटेशन पीरियड हो गया है, तो वहाँ पर भी इक्विटी नहीं अप्लाई होगा। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर लीगल डिस्प्यूट है तो वहाँ पर इक्विटी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हमेशा पहले लॉ प्रिवेल करेगा फिर इक्विटी प्रिवेल करेगा। तो जब लॉ ही इनवैलिड होगा तो इक्विटी क्यों प्रिवेल करेगा, तो इक्विटी भी वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा कंसोनेंस में वर्क करता है, हमेशा साइमल्टेनियसली वर्क करता है इक्विटी लॉ के। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस मैक्सिम से कि हमेशा को एक्सटेंसिव होना चाहिए, हमेशा इक्विटी जो है वो लॉ को फॉलो करती रहनी चाहिए और हमेशा करेक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कभी भी इनवैलिड या इलीगल पर्पस के लिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इक्विटी करेगी फॉलो तो हमेशा रीज़नेबलनेस, करेक्टनेस और जस्टिस के इंटरेस्ट में होगी, हमेशा रियल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो ये बनता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इक्विटी लॉज के लिए एज वेल एज टीपीए के कुछ एग्जांपल्स के लिए, जो कि आपके बिहार पीसीएसजे में या फिर जहाँ पे भी इक्विटी लॉज आता है, यूपी में या एमपी में भी अगर आता हो तो, इसके अलावा जहाँ पे भी आता हो, या आपके एलएलबी एग्ज़ाम्स के लिए, एलएलएम के लिए जहाँ पे भी इक्विटी लॉ